हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका शोध परिकल्पना। क्या है मित्रों? शोध परिकल्पना। और शोध परिकल्पना को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, वो सारी बातें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और शोध परिकल्पना यानी रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके पहले भी हमने एक दो वीडियोस अपलोड किए हैं पर हाइपोथेसिस होती क्या है। अगर आपने डेफिनीशन नहीं देखा तो डेफिनीशन देख लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। प्लेलिस्ट में आपका अनुसंधान से लेकर के नाम से जो है प्लेलिस्ट लगी हुई है। अब उसमें सारे अनुसंधान के टॉपिक कवर किए गए हैं। यहाँ पर्टिकुलर हम बात करेंगे शोध परिकल्पना या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके बारे में हम आप बेसिकली कंसंट्रेट रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे आप लोग अपनी अध्ययन को अच्छे से जारी कर रख सकें। तो आइए देखते हैं शोध परिकल्पना में क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, शोध परिकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो है एक हमारे द्वारा जो बनाई रिसर्चकर्ता यानी शोधकर्ता के द्वारा जो बनाया जाता है एक शोध समस्या। क्या बनाते हैं मित्रों? शोध समस्या बनाया जाता है। पहले चीज़ों को समझ लीजिए। शोध समस्या बनाया जाता है और शोध समस्या बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं या परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना निर्माण करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें शोध समस्या की ज़रूरत होती है। तो शोध समस्या जब पहले आप बना लेते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। और हाइपोथेसिस होता क्या है? ये किसी शोध समस्या का अनंतरिम अस्थायी हल होता है या समाधान होता है। क्या मित्रों? ये टेंटेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी हम जब शोध परिकल्पना बना लेते हैं तो उसका हमें पुष्टि करना होता है या सिद्ध करना होता है कि जो हमने शोध परिकल्पना का निर्माण किया है वो क्या वास्तव में सही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें शोध परिकल्पना टेस्ट करना होता है। और जब वो टेस्ट हो जाता है तो वह एक सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। तो उसी सिद्धांत को हम लोग जनरलाइजेशन कर देते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं पूरे जनसंख्या या पॉपुलेशन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं शोध परिकल्पना के अंतर्गत क्या क्या आता है चीज़ें, जिससे कि चीज़ें आपको व्यवस्थित क्लियर होती रहें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम शोध परिकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस को कार्य रूप परिकल्पना या वर्किंग हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये सब याद रखिएगा, नाम है। शोध परिकल्पना को हम लोग जो है वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका तात्पर्य वैसी परिकल्पना से है जो किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत से निकाली गई अनुमति पर आधारित होती है। शोधकर्ता इस विश्वास के साथ इस तरह की परिकल्पना का प्रतिपादन करता है कि वह यथार्थ है क्योंकि वह एक सिद्धांत पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि जब कोई शोधकर्ता अपने परिकल्पना का निर्माण करता है तो वह अपने परिकल्पना को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद जब उसकी पुष्टि हो जाती है कि जो उसने शोध परिकल्पना बनाया है सही या गलत है, क्योंकि कोई भी शोध परिकल्पना जब निर्माण किया जाता है तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ 50-50% बनी होती हैं। ठीक है, तो अब शोध परिकल्पना कैसे बना सकते हैं? परिकल्पना जो होता है मित्रों को एक उदाहरण के द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सीखने का एक प्रमुख सिद्धांत सूझ सिद्धांत यानी इनसाइट थियरी होता है। यदि हम इसको आधारित करके कोई शोधकर्ता या परिकल्पना बनाता है कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न तथा भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है। ठीक है, तो यह एक शोध परिकल्पना होता है। शोध परिकल्पना का उदाहरण है, मतलब सूझ सिद्धांत की अपेक्षा प्रयत्न तथा भूल से जल्दी वो सीख जाता है। ठीक है, तो यह एक परिकल्पना होता है। शोध परिकल्पना के संक्रियात्मक अभिव्यक्ति को ही वैकल्पिक परिकल्पना या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यानी जो हम यहाँ पे ये एक हाइपोथेसिस का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे संक्रियात्मक अभिव्यक्ति को
वैकल्पिक परिकल्पना बोलते हैं, जो हमने एक परिकल्पना अपने से निर्माण किया। ठीक है, अब यह परिकल्पना कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि हम आगे देख सकते हैं कि जो शोध परिकल्पना है कि संक्रियात्मक अभिव्यक्त ऑपरेशनल स्टेटमेंट को ही वैकल्पिक परिकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। यानी जो सबसे पहले समस्या के बाद जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है, तो शोधकर्ता सबसे पहले शोध संक्रियात्मक अभिव्यक्ति अर्थात वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। इसको हम लोग H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, H1 से डिनोट करते हैं। और हम जब शून्य परिकल्पना की बात करते हैं तो उसे H0 से डिनोट करते हैं। शून्य परिकल्पना आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम वहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब जब शोध परिकल्पना का निर्माण हो जाता है तो ये दो प्रकार से होते हैं मित्रों। जब शोध परिकल्पना का निर्माण हो जाता है तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका हो सकता है दिशात्मक अभिव्यक्ति, या इसको हम लोग अंग्रेजी में डायरेक्शनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। दूसरा हो सकता है अदिशात्मक अभिव्यक्ति, या इसे हम लोग नॉन डायरेक्शनल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अब दिशात्मक अभिव्यक्ति और अदिशात्मक अभिव्यक्ति यानी डायरेक्शनल एक्सप्रेशन या नॉन डायरेक्शनल हाइपो एक्सप्रेशंस को हम कुछ लोग और नामों से जानते हैं। तो आगे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दिशात्मक अभिव्यक्ति को एक पार्श्व परिकल्पना यानी वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि दिशात्मक अदिशात्मक हाइपोथेसिस क्या है, वन टेल्ड हाइपोथेसिस क्या है, और अदिशात्मक अभिव्यक्ति को हम लोग द्विपार्श्व परिकल्पना टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। अब देखो, दिशात्मक और अदिशात्मक हाइपोथेसिस को समझने के लिए हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल या उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं, और आप कोशिश करिएगा कि समझने का अच्छे से प्रयास करिएगा। अब इसको हम दिशात्मक और अदिशात्मक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता व्यक्तियों के दो समूह में बुद्धि में अंतर का अध्ययन करना चाहता है। जैसे मान लीजिए एक समूह ये है बालकों का, दूसरा समूह ये है बालकों का। ठीक है, समूह आ हो गया, ये समूह बा हो गया। ठीक है, इस दोनों जो है ग्रुप में बुद्धि के अंतर का जो है अध्ययन करना चाहता है कि किस समूह वर्ग में कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इसमें कितने प्रकार से हाइपोथेसिस बन सकता है समूह आ और समूह बा के बीच में, जिसमें हम बुद्धि के अंतर का अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, तो शोध परिकल्पना इस तरह बनता है। अब जैसे पहले में बन सकता है कि समूह आ समूह बा से बुद्धि में श्रेष्ठ है, समूह आ समूह बा में बुद्धि में श्रेष्ठ है। ठीक है, समूह आ समूह बा से बुद्धि में श्रेष्ठ है, एक तो ये बन गया। दूसरा बन सकता है समूह बा समूह आ से बुद्धि में श्रेष्ठ है, उल्टा इसका बन सकता है। तीसरा बन सकता है कि समूह आ और समूह बा के बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम बुद्धि इंटेलेक्चुअलिटी है दोनों समूह के अंदर। तो इस तरीके से हमारी ये तीन परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। अब तीन परिकल्पनाओं को जब आप निर्माण कर लेते हैं तो अब तीनों परिकल्पना को अगर ध्यान से सुने और समझें तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है। पहले वाले में क्या है, समूह आ के जो ग्रुप है उनकी बुद्धि ज़्यादा है बी से। ठीक है, ये हमने कहा था। तो इसका मतलब है कि आ से और बा के बीच में हमको कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं, अर्थात समूह आ वाले जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि को ज़्यादा बताया जा रहा है समूह बा वाले बच्चों से। तो इसमें क्या है, एक दिशा हमको मिल रही है कि हमें किस में कमी दिख रही है, किस में ज़्यादापन दिख रहा है। तो इसमें क्या है, हम आ से बा की तरफ जा सकते हैं ज़्यादा से कम की तरफ, या बा से आ की तरफ जा सकते हैं कम से ज़्यादा की तरफ। वो हाइपोथेसिस या शोधकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वो किधर से जाना चाहता है, ज़्यादा से कम की ओर या कम से ज़्यादा की ओर। अब दूसरे वाले में हमने क्या लिया था कि समूह बा का बुद्धि ज़्यादा है समूह आ से। तो यानी यहाँ पे भी आपको देख रहा है, एक दिशा दिख रहा है कि बुद्धि बा में बा समूह की जो बुद्धि है वो ज़्यादा है समूह आ वाले से। तो अर्थात हम ज़्यादा से कम की ओर जा सकते हैं या
आ से बा की ओर यानी कम से ज़्यादा की ओर। तो इन दोनों हाइपोथेसिस में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या दिख रहा है कि हम दिशा का ज्ञान यहाँ पे दिख रहा है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो इस तरीके के जब हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं तो ये दोनों दिशात्मक हाइपोथेसिस वो बोलते हैं। क्या मित्रों, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेते हैं। इसी जहाँ पे हमको दिशा का ज्ञान हो जाता है वो एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बन जाता है। अब अगर हम तीसरे वाले हाइपोथेसिस में बात करें तो कहा जाता है कि समूह आ और समूह बा के बच्चों के बुद्धि में कोई बेसिक अंतर नहीं है। जिस प्रकार के बुद्धि वर्ग वाले आ समूह वाले हैं उसी बुद्धि वर्ग वाले बा समूह में भी बच्चे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, यानी समानता का दिख रहा है, इक्वलिटी का जो है साइन लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम कोई दिशा नहीं मिल पा रहा कि किधर किसी को ज़्यादा बताया जा रहा है, किसी समूह वाले को कम बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ अदिशात्मक हाइपोथेसिस का निर्माण हो जाता है। तो आई होप दिशात्मक और अदिशात्मक हाइपोथेसिस को आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे अब बात है वन टेल्ड टेस्ट, टू टेल्ड टेस्ट क्या है। वन टेल्ड टेस्ट जैसे आपने देखा दिशा, जिसमें दिशा का ज्ञान होता है तो उसमें हम किसी एक दिशा की तरफ से जाएंगे, कम से ज़्यादा की ओर या ज़्यादा से कम की ओर। तो ये इसमें क्या होगा, हम किसी एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाएंगे। तो ये जो है आपका वन टेल्ड टेस्ट हो जाएगा, यानी एक पार्श्व हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहलाएगा। लेकिन हम ये तीसरे वाले में जाते हैं जहाँ पे अदिशात्मक यानी दिशा का ज्ञान नहीं होता है। उसमें आपकी इच्छा हो तो आप आ से बी वाले समूह की तरफ जा सकते हैं, अथवा आपकी इच्छा हो तो बा से आ के समूह वर्ग की ओर आ सकते हैं। तो इसमें आप दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं तीसरे वाले कैटेगरी को, ये जो है आपका अदिशात्मक वाले में टू टेल्ड टेस्ट आ जाता है। यानी हम आप आ से बी की तरफ भी जा सकते हैं, पूरा मौका है, और बा से आ की तरफ भी जा सकते हैं, पूरा मौका है। तो इस तरीके से यहाँ तीसरे वाले में को जो हाइपोथेसिस बनेगी ये टू टेल्ड टेस्ट वाला हाइपोथेसिस होगा, और ऊपर के जो दो हैं ये दोनों जो है वन टेल्ड टेस्ट हाइपोथेसिस कहलाएंगे। तो आई होप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।